आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारेख का पेज नंबर 16। इससे पहले जो हम लोगों का थोड़ा सा पेज नंबर 15 पर रह गया था मूत्र के गुण, वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 16 पर। तो जो मूत्र के गुण हैं वो रह गए थे, तो यहाँ लिख लीजिए आप मूत्र के गुणों में मतांतर। ठीक है, तो मूत्र के गुणों की बात किया जाए तो मूत्र के गुणों में चरक ने क्या बोला है मूत्र को? चरक ने मूत्र को बोला है पित्त विरेचक। पित्त विरेचक, ठीक है। चरक में एंड में का आता है, विरेचक में भी एंड में का आता है। इसके बाद बाघवट जी का देखा जाए तो बाघवट में बा आ रहा है, तो इसका आ जाएगा पित्तवर्धक। सुश्रुत जी ने इसको विषग्न बोला है, और भाव प्रकाश ने मूत्र को रसायन बोला है। तो ये क्वेश्चन आया है कि मूत्र को रसायन किसने कहा है? मूत्र को रसायन भाव प्रकाश ने कहा है। तो यहाँ अपना पेज नंबर 15 कंप्लीट होता है। आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 16, है ना। तो इसका पहला टॉपिक है, इस पे आते हैं। इसका पहला टॉपिक है नश्य कर्म के भेद। नश्य कर्म की भेद बताए। चरक ने कितने बताए हैं? 5, सुश्रुत ने 2, बाघवट ने 3। इन्होंने 2 भेद बताए और इसी के 5 पर्याय बताए। अब पहले चरक का आप समझ लीजिए कि चरक ने क्या बोला है। तो लिखिए, चरक ने नश्य के कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए। और ये 5 भेद कौन कौन से हैं? ये 5 भेद हैं आपके नावन, अवपीड़न, अवपीड़क ना, ध्यापन, धूम्र और प्रतिमर्श। ठीक है, ये जो 5 भेद है किसने बताए हैं? चरक ने बताए। इन्होंने नावन के फिर 2 डिवाइडेशन करे हैं। नावन को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला आ जाएगा स्नेहन और दूसरा जाएगा शोधन। ठीक है, इसी तरह अपपीड़न का भी इन्होंने 2 डिवाइड करे हैं। अपपीड़न को भी, वो है शोधन और स्तंभन। ठीक है, यदि नश्य के, इन्होंने कर्म के अनुसार भी नश्य के 3 भेद करे हैं। किसने? चरक ने। कर्म अनुसार 3 भेद करे हैं, वो हैं रेचन, तर्पण और समन। ठीक है, अब जो अगला है वो है सुश्रुत, है ना। सुश्रुत जी ने कितने बताए हैं? सुश्रुत जी ने 2 ही भेद बताए हैं। पहला है शिरोविरेचन और दूसरा है नश्य। ठीक है, फिर इन्होंने शिरोविरेचन के फिर 5 भेद बताए हैं, है ना। शिरोविरेचन के फिर आगे कितने डिवाइड करा है इनको? 5 भेदों में। ये कौन कौन से हैं? नश्य, शिरोविरेचन का ही भेद है। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। प्रतिमर्श, अवपीड़क और अगला आ जाएगा प्रधवन। ठीक है, तो ये सुश्रुत जी ने डिवाइड करे हैं। बाघवट जी ने 3 भेद बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? जो बाघवट ने 3 भेद बताए हैं, ये इस पर भी क्वेश्चन आया है कि बाघवट जी के भेद कौन से हैं। तो बाघवट जी ने जो 3 भेद बताए हैं वो है विरेचन, ब्रहण और समन। विरेचन, ब्रहणम और समन। ठीक है, एम आई क्लियर? अब अगला जो टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वर्धमान पीपली रसायन। वर्धमान पीपली रसायन पहले समझ लीजिए क्या है। वर्धमान पीपली रसायन यदि समझें तो क्या है, टोटल 1000 पीपली का आपको सेवन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट डे कितना देना है? 10 पीपली। फिर 10 दिन तक, 10th डे तक 10-10 पीपली क्या कराना है? बढ़ाते जाना है। और फिर 11वें दिन से 10-10 पीपली घटाते हुए 1000 पीपली तक लाना है। ठीक है, यही है क्या? वर्धमान पीपली रसायन।
ठीक है। अब जो है इसकी मात्रा, सबसे पहले रोगाधिकार भी इसका इम्पोर्टेंट है। चरक ने रसायन में बोला है, सुश्रुत ने वातरक्त में बोला है, काश्यप ने राजक्षमा और सूत दोनों में बोला है। अब इसको याद करने का ट्रिक, चरक ने रसायन और पीलियो उदर में भी बताया है। ठीक है, सबसे पहले तो याद, और इसकी ट्रिक है चरली। ठीक है, जो चरक है उन्हें रसायन और पीलियो उदर में बताया है। ठीक है, फिर काश्यप जी ने कासोरा, ठीक है, कासोरा मतलब काश्यप जी ने सोथ और राजक्षमा में बताया, और वातरक्त में किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, बहुत ईजी ट्रिक है। इसके बाद है मात्रा, है ना। मात्रा देखी जाए तो उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। उत्तम मात्रा में क्या देना है? कल के रूप में देना है। उत्तम मात्रा कैसे देना है आपको? कल के रूप में देना है। और ये क्वेश्चन आया है कि उत्तम बल वाले को वर्धमान पीपले रसायन किस रूप में दिया जा रहा है, तो कल के रूप में देना है। ठीक है, क्वाथ के रूप में मध्यम बल वाले में देना है, और हीन बल में चूर्ण के रूप में देना है। ठीक है, चरक ने कितने बताई उत्तम मात्रा? दोनों ने 10 बताई है। मध्यम मात्रा में चरक ने 6, सुश्रुत ने 7, हीन मात्रा इन्होंने 3, इन्होंने 5। एक और इसमें ऐड कर लीजिए भाव प्रकार, भोज ने कुछ अलग बनाया है। भोज ने क्या बोला है? उत्तम मात्रा तो सभी ने 10 मानी है, मध्यम मात्रा में सबका अलग अलग है तो 7 और 5, और हीन बल मात्रा इन्होंने कितनी बताई है? 3 बताई है। ठीक है, अब टोटल जो है मात्रा के अनुसार टोटल जो पीपलियाँ वो कितनी लेना है, तो उत्तम मात्रा जो रहती है उसमें 1000 दिन तक देते हैं। ठीक है, 1000 दिन में 1000 पीपलियाँ हो जाएंगी। मध्यम मात्रा 1014, क्योंकि कम हो रहा है ना, और हीन मात्रा 1026 दिन में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी आप ये ऐड कर लीजिए। इसके बाद फलश्रुति में रोगाधिकार याद कर ही लिया है। फलश्रुति, चरक क्या बोलते हैं? चरक ने फलश्रुति में बताया है कि बृहणम स्वर आयुष्यम पीलियो उदर विनाशनम वयस स्थापनम मेधनम पीपलेनाम रसायनम। चरक चिकित्सा स्थान पहले के तीसरे पाठ के 40वें श्लोक में ये बोला गया है। तो क्या क्या है फलश्रुति? फलश्रुति की बात करें तो फलश्रुति में बताया है चरक ने बृहण होती है, ठीक है, स्वर्य होती है, ठीक है, आयुष्य होती है, ठीक है, आयुष्य होती है, पीलियो उदर विनाशनम। ये क्वेश्चन आता है ऐसा कि ऐसा उठा देते हैं, पीलियो उदर विनाशनम किसके लिए कहा है? पीलियो उदर विनाशनम किसके लिए कहा है? आपके पीपली वर्धमान पीपली रसायन के लिए। वयस्य स्थापनम, ठीक है, वयस्य स्थापनम। उसके बाद मेध्य, ये सब कौन सा बोला है? पीपली रसायन बोला है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जेजट का। जेजट के क्या बोला है? प्रकृति के अनुसार पीपली का सेवन बताया है, और ये क्वेश्चन आया है। तो किसने बताया प्रकृति के अनुसार पीपली सेवन? जेजट ने, ना कि आप दलहन ने। ठीक है, जेजट और दलहन में ही कन्फ्यूज़न होता है, मुझे तो एटलीस्ट इसी में होता था। जेजट ने कौन सी टीका लिखी है? निरंतर पद व्याख्या। ठीक है, चरक पर निरंतर पद व्याख्या जो है वो जेजट ने लिखी है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ज्वर की संज्ञा। ज्वर की संज्ञा जो है चरक क्या बोलते हैं? चरक ने बताई है सर्वरोग अग्रज, सुश्रुत ने रोग राज बोला है ज्वर को, और भागवत ने रोगाधिपति बोला है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बताया है जो मैं आपको नोट करा रही हूँ। चरक ने रोग अग्रज बोला है, रोग राट, ठीक है, और सर्व रोगाधिपति। ठीक है, इसको थोड़ा इसको ठीक है। सुश्रुत ने क्या क्या बताया है? सुश्रुत ने इनके अनुसार रोगराज बताया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रुद्र कोप अग्नि संभूत, सर्वभूतापन, सर्व विकारा नाम राजा। ठीक है, सर्व विकारा नाम आमयनम राजा। ठीक है, भागवत क्या बोलते हैं? भागवत ने रोगपति बताया है, पामा, मृत्यु पे से क्वेश्चन आ चुका है, मृत्यु, ओजोसयन, क्रोध और आतंक। ठीक है, ये किसने माना है? आपके भागवत ने माना है। ठीक है, पामा, मृत्यु, ओजोसन, क्रोध और आतंक। अगला जो है, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए ना। विषम ज्वर के अधिष्ठान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वर्तमान पीपली रसायन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जाता है विषम ज्वर के अधिष्ठान, है ना। विषम ज्वर सभी को पता है 5 हैं, और काश्यप ने कितने बताए हैं? काश्यप ने बताए हैं 7। तो 2 कौन से एक्स्ट्रा हैं वो लिख लीजिए। जो काश्यप ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं वो है प्रेत ज्वर, और दूसरा है ग्रहों से उत्पन्न ज्वर, ग्रहों ज्वर, ठीक है। एक और लिख लिए, काश्यप ने क्या है, दिशा अनुसार ज्वर का वर्णन भी किसने किया है? दिशा अनुसार ज्वर का वर्णन भी काश्यप ने ही किया है, ठीक है। ज्वर जो है वो रोग का पर्याय भी बताया है ना, ज्वर को क्या बताया है? रोग का पर्याय भी बताया है। इसके बाद आता है विषम ज्वर, जो 5 प्रकार के बताए हैं वो कौन कौन से हैं? संतत, सतत, अंत्यधुक, तृतीयक और चतुर्थ। तो सबसे पहले इनका धातु के अनुसार यहाँ अधिष्ठान बताया है, किसने कौन सा बताया है? तो चरक ने बताया है रस, रक्त, मेद, अस्थि और मज्जा। तो याद रखना, चरक जो है वो मांस नहीं खाते हैं, तो मांस नहीं बताया है किसने? चरक ने, ठीक है। सुश्रुत जी ने क्या बोला है? सुश्रुत ने पहला जो संतत है वो रस धातुगत, सतत जो है वो रक्त में, अंत्यधुक मांस में, तृतीयक मेद में, और चतुर्थ जो है वो अस्थि और मज्जा दोनों में रहता है, ठीक है। जो 4th नंबर का है वो अस्थि और मज्जा दोनों में रहता है। यहाँ बाघभट ऐड कर लीजिए, यहाँ बाघभट नहीं बोला है। तो बाघभट जी ने किसका बताया है? संतत जो है वो रस में ही बताया है, सतत रक्त में बताया है, ठीक है। ये मांस नाड़ी में, ठीक है, ना कि मांस में, मांस नाड़ी में, ये मेद नाड़ी में, तृतीयक, और चतुर्थ इन्होंने मेद, अस्थि और मज्जा तीनों में माना है, ठीक है। मेद, अस्थि और मज्जा तीनों में माना है। यहाँ काल भी नहीं बताए गए हैं, तो काल भी लिख लीजिए। संतत ज्वर का काल इन्होंने 7, 10, 12 दिन तक माना है। ये दिन और रात में कितनी बार आता है? सतत 2 बार आता है। ये सेकंड डे आता है, अंत तृतीयक नाम से ये थर्ड डे, और फोर्थ चतुर्थक जो है वो 4th डे आता है, ठीक है। ये है साध्य साध्यता की बात करें, यहाँ साध्य साध्यता, रस रक्त मांस वेदगत क्या होंगे? साध्य होंगे। अस्थि मज्जागत कृच्छ साध्य होंगे, शुक्रगत असाध्य होंगे। जो आपको याद रखना है वो है कृच्छ साध्य, अस्थि और मज्जा दोनों में आते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्वर कृच्छ साध्य होता है? अस्थिगत, मज्जागत, दोनों, कोई नहीं। तो वो जो दोनों, अस्थि तो आपने यदि ऊपर ऊपर देखा होगा तो अस्थि तो याद आ जाएगा, मज्जा भी है या नहीं वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी बहुत मायने रखता है। तो अस्थि और मज्जा दोनों, चाहे तो दोनों चीज़ें होती हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद चरक क्या बोलते हैं? चरक ने चतुर्थक ज्वर का विपर्य मानते हैं, और सुश्रुत जो है वो तृतीय को चतुर्थ अंत्यधुक दोनों का मानते हैं, ठीक है। मतलब इन दो का जो विपर्य है वो सुश्रुत मानते हैं, और 4th का विपर कौन मानते हैं? चरक। चरक में का आ रहा है तो चतुर्थक में भी का आ रहा है, ठीक है। तो चरक चा से भी याद कर लीजिए, चतुर्थक को मानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगला, चतुर्थक ज्वर को किसने पित्तज कहा है? यहाँ आप लिख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, चतुर्थक ज्वर को पित्तज कौन बोलते हैं? चतुर्थक ज्वर को पित्तज माना है भेल ने, किसने? पित्तज माना है किसने? भेल ने, ठीक है, आचार्य भेल ने। चतुर्थक ज्वर को रोग संकर किसने बोला है? चतुर्थक ज्वर को रोग संकर किसने बोला? चतुर्थक ज्वर को रोग संकर बताया है सुश्रुत जी ने, ठीक है। चतुर्थक ज्वर को चिर स्थायी महाज्वर किसने बोला है? चतुर्थक ज्वर को चिर स्थायी महाज्वर बताया है काश्यप जी ने, ठीक है, हो गया। अब इन्होंने संदीप काश्यप जी ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई है जो लिखी है आप। काश्यप जो है सन्निपातक ज्वर को अलग अलग संधिज्ञा दी है ना। सन्निपातक जो ज्वर होता है उसको कूटपालक, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कूटपालक। एक्चुअली काश्यप जी ने क्या बोला है, हर ज्वर को अलग अलग संज्ञा दी है ना, तो सभी का अपन को याद नहीं करना है। एक बार सन्निपातक ज्वर पर क्वेश्चन आया तो वही याद रखिए, क्योंकि वो 13 प्रकार के ज्वर हैं, तो उनको आप फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप चाहे तो काश्यप संहिता में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो सन्निपातक ज्वर है उसे कूटपालक संज्ञा किसने दी है? काश्यप जी ने। इसी को महाव्याधि भी बोला है, और इसी को क्या बोला है? सुदारुण भी बोला है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं? 3 दिन में मृत्यु हो जाती है इसमें, क्या हो जाती है? 3 दिन में मृत्यु बताइए। अब जो इनके स्थान बताए गए हैं कि कौन से, ये तो धातुगत बताए हैं, है ना। अब किस स्थान पे दोष रहते हैं, किस ऑर्गन में दोष रहते हैं, तो वो हैं, तो जो ऑर्गन है अधिष्ठान यहाँ लिख लीजिए। तो जो संतत ज्वर है वो सभी शरीर में रहेगा, ठीक है, सर्व शरीर में रहता है। सतत ज्वर अमाशय में रहता है,
ठीक है। अंत्यघुज जो रहता है वो उर में रहता है, तृतीयक जो रहता है वो कंठ में रहता है, और जो चतुर्थ रहता है वो सिर में रहता है। कहाँ रहता है? आपके सिर में रहता है। ठीक है, तो ये इनका अधिष्ठान हो गया। इसके बाद सतत ज्वर, आग्नेय, वायव्य करके भी बोला है काश्यप जी ने, तो यहाँ लिख लीजिए काश्यप जी ने बहुत ज्वर को काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो सतत को क्या बताया है? आग्नेय बताया है। ठीक है, द्वितीयक को क्या बताया है? वायव्य बताया है। तृतीयक को क्या बताया है? विश्वदेव बताया, और ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, विश्वदेव बताया है। और चतुर्थक ज्वर को क्या बताया है? ईशान। सॉरी, शायद ये चतुर्थक ज्वर, ईशान किसको बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आया है ना। चतुर्थक ज्वर को ईशान में स्थित बताया है किसने? काश्यप जी ने। तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ कंप्लीट होता है विषम ज्वर के जितने भी ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है कहीं ना कहीं आए हुए हैं वही मैंने ऐड करे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है गुल्म के भेद, है ना। तो चरक, सुश्रुत और काश्यप 5 बताते हैं। बाघभट और सारंगधर भी ऐड कर लीजिए यहाँ। बाघभट और सारंगधर कितने प्रकार के गुल्म बताते हैं? 8 प्रकार के। तो आपको पता ही है, वातज, पित्तज, कफज, निचय, निचय को क्या बोलते हैं? सन्निपातज गुल्म भी बोलते हैं, और इन्होंने रक्तज गुल्म बताया है ना। तो ये कितने प्रकार के गुल्म हो गए? 5 प्रकार के गुल्म हो गए। अब सारंगधर और बाघभट ने क्या बोला है? वही वातज, पित्तज, कफज, निचय, ये तो सेम माना है। द्वंदज भी माने हैं। ठीक है, द्वंदज, और इसको रक्तज, आत्रव दोष माना है। ठीक है, आत्रव जन्य बताया है। तो ये हो गए आपके सारंगधर और बाघभट के। इसके बाद रक्तज गुल्म की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बस टाइम याद रखना। चरक जो है वो 10 माह के बाद बताते हो, काश्यप 12 माह के बाद बताते हो, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। काश्यप 12 माह, चरक 10 माह। अब आता है रक्त पित्त में गंध का पूर्व रूप। मत्स्य गंधिता किसने बोली है? चरक और बाघभट ने। लोह गंधिता किसने बोली है? चरक और सुश्रुत दोनों ने। तो जो टर्म यूज़ की है वो आप लिख लीजिए। तो जो चरक है, चरक ने क्या बोला है? लोहित, मत्स्य आम गंधता। ठीक है, लोह, लोहित, मत्स्य आम गंधता किसने बोली है? आपकी चरक ने बोली है। तो याद रखना, मत्स्य गंधिता चरक और बाघभट दोनों बोलते हैं, लोह गंधिता चरक और बाघभट सुश्रुत बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कंप्लीट होता है पेज नंबर 16। थैंक यू।